हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने अप्लाइड मैकेनिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी, लास्ट मूवमेंट सीरीज। और मैंने आप सभी से कहा था कि हम इस सीरीज में 250 मिक्स एमसीक्यूज करने वाले हैं। बट दोस्तों, पहले पार्ट में हम केवल 151 क्वेश्चन ही कवर कर पाए थे, जो कि आप सभी ने देख लिया होगा। एंड अब बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस थे, लगभग 100 क्वेश्चन के समथिंग बचे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एंड दोस्तों, मैंने इन सभी 250 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आप सभी को टेलीग्राम पर शेयर किया था। बट कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पीडीएफ में आप आंसर भी मेंशन कर दिया करें, बिकॉज उस वाले पीडीएफ में आपको आंसर मेंशन नहीं किए गए थे, ओनली क्वेश्चन एंड ऑप्शंस थे। तो अब मैंने एक दूसरा पीडीएफ जनरेट किया है, उन्हीं सब क्वेश्चंस का पीडीएफ, उसी पीडीएफ को एडिट कर दिया है और उसमें आपके करेक्ट ऑप्शन पे भी टिक कर रखा है किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो इस लेक्चर के जस्ट बाद ही आपको जीटेक पॉली टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें, उसमें सभी आंसर्स को टिक किया गया है, ठीक है ना। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी रिवीजन में। आप एक बार वीडियो को देखें, दोबारा से आपको फिर पीडीएफ से रिवीजन करना है। पीडीएफ में सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑप्शन पे ही टिक कर दिए हैं, ताकि आपको अलग से बार बार पीडीएफ खोल के आंसर से मैच ना करना पड़े। तो वहीं क्वेश्चन के नीचे ही जस्ट मैंने आपको ऑप्शन करेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला नया पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लें, वहां से आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगी। पूरे 250 क्वेश्चंस का पीडीएफ है। तो चलिए फिर हम अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें, ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। अब कितना होता है? 2 होता है। चल घिरनी का 2 होता है, अचल का 1 होता है। 2 आपका 1 से ज़्यादा है तो ऑप्शन इसका मोर देन 1, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या? 1 से अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक स्क्रू जैक में 1 सेंटीमीटर लंबाई में 2 चूड़ी हैं, तो इसकी पिच होगी। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है 1 सेंटीमीटर लंबाई में 5 चूड़ी कटी हुई हैं। 5 चूड़ी कटी हैं कितने में? 1 सेंटीमीटर लंबाई में, ठीक है। आपसे पिच पूछा है, पिच की वैल्यू बताओ। पिच, तो पिच जो होगी दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी पिच होती है, हालांकि पिच चूड़ियों की आउट से आउट तक की डिस्टेंस होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कह देंगे? एक पिच की जो लंबाई होगी उसी को हम क्या कह देंगे? एक चूड़ी की जो लंबाई होगी उसको पिच बोल देंगे। आप एक चूड़ी की लंबाई निकाल लो, सेंटीमीटर है, एमएम में चेंज कर देंगे आप। तो आपकी जो 5 चूड़ी हैं वो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 10 mm के बराबर हो गई। तो एक चूड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? यहाँ से एक चूड़ी हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो, 2 mm। कितनी? 2 mm। तो एक चूड़ी की जो लंबाई होती है इसी को हम पिच बोलते हैं। तो आपका 2 mm करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रू जैक आर ऑफ। स्क्रू जैक कितने टाइप के होते हैं? केवल 2 टाइप के होते हैं, एक साधारण स्क्रू जैक, दूसरा व्यासांतरी स्क्रू जैक। स्क्रू जैक 2 प्रकार के होते हैं, सिर्फ 2 टाइप के। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। स्क्रू जैक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हटा दें इसे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर फॉर आइडियल मशीन, आइडियल मशीन के लिए एम ए और बी आर बराबर होते हैं, आपको बता चुके हैं। एम ए और बी आर बराबर होते हैं, तो आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। एम ए इज इक्वल टू बी आर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन इज डिफाइन एज। किसी भी सिंपल मशीन का बी आर क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी अपॉन में भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी, जिसे हम बी आर बराबर बाई अपॉन एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी, इसका ऑप्शन बी देखिए। प्रयास को आयास भी कहते हैं, तो आयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन में भार द्वारा चली गई दूरी, डेट मीन्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एन आइडियल मशीन इज वन हुज इफिशियंसी। आइडियल मशीन की इफिशियंसी कितनी होती है? 100% होती है। आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, नॉन रिवर्सिबल मशीन इज कॉल्ड। नॉन रिवर्सिबल मशीन को सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहते हैं, ये आपको बता चुके हैं हम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है।
बस ऐसे ही आपको 5-5 सेकंड में आंसर देंगे जिससे कम टाइम में कवर कर सकें, ठीक है। जो क्वेश्चन समझाने वाला होगा वहाँ समझाएंगे, हालांकि मशीन वाले हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है इनका। आपके जो और क्वेश्चंस आएंगे आगे अदर चैप्टर्स के, उनमें आपको अच्छे से समझाएंगे टाइम देके, ठीक है। ये दोबारा कर रहे हैं इसलिए आप सबको पता भी होगा, जितने बच्चे मैकेनिक्स पढ़े हैं हमसे वे सभी कर पा रहे होंगे इजीली क्वेश्चंस को। अगला, एक निश्चित भार उत्थापक मशीन में 100 किलोग्राम का भार 25 किलोग्राम के आयास द्वारा उठाया जाता है। भार कितना है? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम का भार है, कितना आयास लगाया? 25 किलोग्राम के आयास से उठाते हैं। तो आपको यांत्रिक लाभ बताना है, मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर्मूला W/P होता है, W की जगह 100 लिखा, इसकी जगह 25, 4 बार कट गया, आंसर आ गया 4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ आया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? W/P यानी उठाया गया भार और लगाया गया अनुपात का रेशियो होता है। तो उठाया गया भार और लगाए गए प्रयास का रेशियो होता है, मतलब इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हम इसे मिटा दें एक बार इसे मिटा दें। 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? स्लाइड आगे भाग गई। यस, ठीक है, इसे मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या? गिरनियों के द्वितीय निकाय में वेगानुपात क्या होता है? द्वितीय निकाय में BR क्या होता है? पहले निकाय में 2n होता है, दूसरे निकाय में n होता है, तीसरे निकाय में 2n-1 होता है। दूसरे का पूछा है तो n के बराबर होता है। डेट मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, सेल्फ लॉकिंग मशीन की इफिशियंसी। सेल्फ लॉकिंग मशीन आपकी नॉन रिवर्सिबल मशीन होती है, इसलिए 50% से कम होती है सेल्फ लॉकिंग मशीन की दक्षता, ठीक है। 50% से कम, तो लेस देन 50%। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। समझ आया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इनपुट टू ए मशीन इज इक्वल टू। मशीन का इनपुट क्या होता है? मशीन का इनपुट होता है, आप क्या कर रहे हैं, ये तो बाहर है जो आपको उठाना है, ठीक है, मशीन को उठाना है। आप मशीन पर प्रयास लगाते हैं, तो जो हमारे द्वारा मशीन के ऊपर लगाया जाता है वो हम इनपुट दे रहे हैं मशीन को। क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। एंड प्रयास द्वारा जितनी दूरी चली जाती है, प्रयास ने जो भी दूरी चली, इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। अगर आउटपुट पूछता हमसे, क्या पूछता? आउटपुट। तो बाहर और बाहर ने जितनी दूरी ऊपर को तय कर ली, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनपुट क्या हो जाएगा? हमारे द्वारा मशीन को जो दिया जाता है प्रयास, वो इनपुट होता है। प्रयास और प्रयास द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को कहते हैं इनपुट, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। आयास तथा आयास द्वारा चली गई दूरी का जो गुणनफल है, कौन सा हो गया? बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ठीक है। हटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो। इफिशियंसी किस किस का रेशियो होता है? एक तो हमें पता है आउटपुट अपॉन इनपुट कहते हैं, हम आउटपुट अपॉन इनपुट कहते हैं, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है क्या? MA/BR। ऑप्शन देख लो कौन सा दिया गया है आपको, जो होगा उसके हिसाब से आप राइट आंसर बोल देंगे। तो आउटपुट टू द इनपुट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए ही सही है, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले से देता तो ये बताते, इससे दिया है इस बार, तो आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा समझाते हैं इसको रफ करके, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है क्या? गिरनियों के द्वितीय निकाय में। गिरनियों के द्वितीय निकाय है, द्वितीय निकाय में 2 ब्लॉक होते हैं, एक ऊपर वाला ब्लॉक, एक नीचे वाला ब्लॉक। तो बोला है ऊपरी ब्लॉक में 3 गिरनी है, ऊपर वाले ब्लॉक में कितनी है? ऊपरी ब्लॉक में 3 गिरनी है, एंड नीचे वाले ब्लॉक में 2 गिरनी है। नीचे वाले ब्लॉक में कितनी गिरनी है? 2। टोटल कितनी होगी? 5 गिरनी होगी, ठीक है। आगे बोला है क्या? इसमें बोला है कि 60 न्यूटन के प्रयास द्वारा 200 न्यूटन का भार उठाया जाता है, निकाय का वेगानुपात बताइए। तो यहाँ प्रयास और भार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, BR के फॉर्मूले में BR बराबर N होता है द्वितीय निकाय के लिए। N यहाँ पर कुल गिरनियों की संख्या होती है, 5 है दोनों गिरनी मिला करके। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। समझ आया साथियों? सभी को समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा दें, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए मशीन विच इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग लोड्स इज नोन एज। एक मशीन जिसके द्वारा भार उठाया जाता है, तो भार को उठा रही है, लिफ्ट करा रही है, इसको हम लिफ्टिंग मशीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिफ्टिंग मशीन।
जो भार उठाने का काम करती है मशीन उसको हम लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ आया? ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन हटा दें ये। अगला क्वेश्चन बोला है मशीन की दक्षता बतानी है आपको किस किस के पदों में, यांत्रिक लाभ के पदों में और वेगानुपात के पदों में बतानी है। तो ईटा बराबर MA/BR हो जाएगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा MA/BR। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। समझ आया सभी को? अगला क्वेश्चन हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज किस किस का रेशियो होता है, तो उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास का रेशियो होता है। ठीक है, W/P। तो उठाया गया भार तथा लगाया गया प्रयास, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है, लोड एंड एफर्ट, भार और प्रयास का अनुपात होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक साधारण पहिए और धुरे के लिए VR बताना है। साधारण पहिया और धुरा क्या होता है, आपने पढ़ा था। ये सपोज कोई पहिया हो गया, इसमें ये कोई आपने धुरा लगा रखा है, कोई धुरा, इधर आपने स्पिंडल लगा करके बियरिंग लगा रखे हैं, इधर बियरिंग लगा दी साधारण पहिए और धुरे में। ये भी आपकी स्पिंडल है और इधर आपने क्या कर रखा है, इसमें बियरिंग लगा रखी है, बियरिंग। ठीक है, तो आपको बताया था क्या करते हैं हम, एक रस्सी तो इसमें लगाते हैं इस तरह से, एक रस्सी लगा करके, और इस पर क्या करते हैं हम, इस पर प्रयास लगा देते हैं, प्रयास, एंड एक विपरीत दिशा में रस्सी लगाते हैं इसमें ये, और इधर क्या करते हैं, भार लटका देते हैं, W भार। ठीक है, इसका जो डाया होता है उसको कैपिटल D मान लेते हैं, पहिए का डाया, इसका डाया स्मॉल d मान लेते हैं। तो जो हमारा BR होता है क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी जो कि पाई D आएगी, पाई कैपिटल D, भार द्वारा चली गई दूरी पाई स्मॉल d आएगी, पाई से पाई कट जाता है, तो आपका जो BR आता है वो क्या आता है, कैपिटल D/ स्मॉल d आता है निकल के। ठीक है, कैपिटल D/ स्मॉल d, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी हटाते हैं इसको। ठीक है, इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मशीन को केवल तभी हम रिवर्सिबल मशीन कहेंगे जब उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 50% से ज़्यादा। रिवर्सिबल की इफिशियंसी 50% से ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया इसका, ऑप्शन ए। समझ आया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन ए मशीन द रेशियो इन बिटवीन आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब तो बता सकते हैं आप। इफिशियंसी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों अब आगे के सभी क्वेश्चंस को हम PDF की हेल्प से स्लाइड में सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें टाइम कम लगे और कम टाइम में हम पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व किया था वह क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में लिखा है, इन ए मशीन द रेशियो इन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज नोन एज, यानी एक मशीन में निर्गत और निवेश के मध्य का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आउटपुट अपॉन इनपुट को हम इफिशियंसी कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पर सॉल्व कर लिया था। अब इससे आगे के सभी क्वेश्चन को हम PDF में सॉल्व करेंगे और बहुत फास्ट सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन को मैं लगभग 1 घंटे में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर ए डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, यानी आपको क्या दिया क्वेश्चन में आपको एक व्यासांतरी पहिए और धुरे की बात कर रहा है और आपको इसका वेगानुपात बताना है, वेलोसिटी रेशियो बताना है। क्लियर? तो आपको मैंने बताया था क्या कि जिस तरह से आपका व्यासांतरी बेस्टन की व्यासांतरी पुली होती है, घिरनी होती है, उसमें हम क्या लेते हैं, नीचे व्यासों का अंतर लेते हैं। तो आपका व्यासांतरी पहिए और धुरे में भी नीचे व्यासों का अंतर आएगा। अब यहाँ पर किसके व्यास में अंतर आएगा, यहाँ पर धुरी के 2 अलग अलग व्यास होते हैं, कैपिटल D यानी D1/D2 जो दे रखा है। ठीक है, ये 2 अलग अलग व्यास की धुरी होती हैं व्यासांतरी पहिए और धुरी में। तो आपको D1 और D2 का नीचे क्या लेना, डिफरेंस लेना है। जैसे वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी में नीचे हम डिफरेंस लेते थे वैसे यहाँ लेंगे। ठीक है, D1 - D2, और ऊपर क्या लेते हैं, हमेशा ऊपर कैपिटल D जो पहिए का व्यास होता है उसका 2 गुना लेते हैं। ठीक है, 2 गुना ये वाला। ये मैंने आपको डेरिवेशन कराए थे थ्योरी के टाइम पर, बट हमें यहाँ पर रिवीजन करना है तो जल्दी जल्दी समझते चलना है। ठीक है, तो BR बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2 कैपिटल D अपॉन में स्मॉल D1 - D2, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। एक व्यासांतरी पहिए और धुरे के लिए जो आपका वेगानुपात होता है वो 2D/D1 - D2 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, जनरली इन मोस्ट ऑफ द मशीन्स
व्हेन मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 देन इट्स वेलोसिटी रेशियो शुड ऑल्सो बी। तो यहाँ पर हमें बताना है अधिकांश मशीनों में, कौन सी मशीनों में, अधिकांश मशीनें हमारी रियल मशीन होती हैं दोस्तों। तो उसमें आपको बताना है यदि MA का मान 1 से ज़्यादा है, किसका, MA का मान 1 से ज़्यादा है तो BR की वैल्यू कितनी होगी आपको ये बतानी है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारा आइडियल मशीन होती है उसके केस में इफ़िशियंसी होती है हमारी 100%। इफ़िशियंसी 100% होने का मतलब है MA और BR वहाँ पर क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है, किसमें, आइडियल मशीन के केस में। लेकिन जो हमारी रियल मशीनें होती हैं उनकी दक्षता 100% से कम होती है और दक्षता का फॉर्मूला ईटा बराबर MA/BR होता है। क्या होता है, MA/BR होता है। अब इसकी वैल्यू अगर आपको 100% से कम लानी है तो ऑब्वियस सी बात है BR जो होगा नीचे वाला ये MA से ज़्यादा होगा। BR क्या होगा, BR MA से आपका ज़्यादा होगा। रियल मशीन के केस में हमेशा BR MA से ज़्यादा होता है जिससे कि दक्षता 100% से कम आती है। तो BR MA से ज़्यादा है तो आपको MA का मान 1 से अधिक दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है BR का मान तो 1 से अधिक होगा ही होगा, ठीक है ना। जब MA का मान 1 से ज़्यादा है और BR का मान MA से भी ज़्यादा होता है तो BR का मान भी 1 से ज़्यादा होगा। BR का मान कितना होगा, 1 से ज़्यादा, यानी ऑप्शन आपका C बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन C। इस क्वेश्चन का ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है क्या, एक व्यासांतरी पहिए और धुरे के लिए पहिए का व्यास दिया है आपको, क्या, पहिए का व्यास दे रखा है 25 सेंटीमीटर और जो धुरे हैं दोनों धुरे का अलग अलग व्यास दिया है 10 और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना क्या, BR बताना है। जो आपको बल दे रखे हैं यहाँ पर, भार और प्रयास की वैल्यू, वह सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आप उसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका क्या निकालते हैं, हम इसका निकालते हैं BR। तो अभी मैंने आपको बताया था BR अगर हमें क्या निकालना है, व्यासांतरी पहिए और धुरे का निकालना है तो नीचे हम धुरे के व्यास में अंतर लेते हैं। धुरे के व्यास हमें दिए हैं 10 और 9 तो दोनों में नीचे अंतर ले लेंगे एंड ऊपर क्या करते हैं हम पहिए के व्यास का 2 गुना करते हैं। पहिए के व्यास 25 था तो 25 का 2 गुना ऊपर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 बट्टे में 1 बचेगा तो 50 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने किससे निकाला है, 2D/D1 - D2 से निकाला है। 2D का मतलब 25 का 2 गुना 50 और D1 - D2 मतलब 10 - 9 बराबर 1 तो 50/1 आंसर हो गया 50। ऑप्शन C राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सभी को समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर क्या बोला है, यदि कैपिटल D और स्मॉल d क्रम से बेस्टन के व्यासांतरी घिरनी ब्लॉक के पहिए और धुरे के व्यास हैं तब आपको ब्लॉक का वेगानुपात बताना है। तो मैंने आपको बोला था या तो बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी दे रखी हो या आपको व्यासांतरी पहिए और धुरे की बात कर रहा हो, दोनों ही केस में आपको नीचे व्यास का डिफरेंस लेना होता है BR निकालने के लिए। तो व्यास का डिफरेंस लेंगे, कैपिटल D और स्मॉल d है व्यास तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d आएगा, नीचे व्यास का अंतर। ऊपर क्या आता है, जो आपका पहिए का व्यास होता है कैपिटल D उसका 2 गुना लेते हैं यानी 2 कैपिटल D ऊपर आएगा, ये BR का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए आपका कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर D बिल्कुल राइट आंसर है, 2D/कैपिटल D माइनस स्मॉल d। सभी को समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप सभी को दिया गया है क्वेश्चन, एक पहिए और धुरे के द्वारा 48 न्यूटन का भार उठाया जाता है। पहिए और धुरे का व्यास दिया, किसका, पहिए का और धुरे का व्यास दिया 400 mm और 100 mm। आपको बताना है वेगानुपात BR। तो यहाँ पर साधारण पहिया और धुरा है, यहाँ पर व्यासांतरी नहीं है, केवल साधारण पहिया और धुरा है और इसके लिए BR का फॉर्मूला होता है कैपिटल D/में स्मॉल d। कैपिटल D पहिए का व्यास होता है जो कि आपको 400 दे रखा है क्वेश्चन में, स्मॉल d आपको धुरे का व्यास होता है जो 100 दिया है। तो 400/100 करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन D। समझ आया, ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि प्रयास द्वारा स्थानांतरित दूरी कैपिटल D है एंड भार द्वारा स्थानांतरित दूरी आपकी स्मॉल d है तो आपको वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला बताना है। और हम सभी जानते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होता है हमारा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी जो कि कैपिटल D है अपॉन में भार द्वारा चली गई दूरी जो कि स्मॉल d है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल D/स्मॉल d। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, बस इसी स्पीड से बिल्कुल नॉन स्टॉप फास्ट करना है। केवल एक दिन है आपके एग्जाम में, बीच में एक्टिव रहिएगा बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से। बहुत कम टाइम में कवर करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यासांतरी पहिए और धुरे के
खाली जगह का मान साधारण पहिए और धुरे की तुलना में अधिक होता है। तो दोस्तों हमारे पास एक होता है साधारण पहिया और धुरा, जिसमें कि एक पहिया और एक धुरा होता है, ठीक है। दूसरा होता है व्यासांतरी पहिया और धुरा, जिसमें एक पहिया और दो धुरे होते हैं अलग अलग व्यास के। तो हम जो व्यासांतरी पहिया और धुरा यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारी मशीन का MA की वैल्यू, BR की वैल्यू, ईटा की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू अधिक हो जाए, ठीक है। तो जो आपका व्यासांतरी पहिया और धुरा हो या फिर बेस्टन की व्यासांतरी पुली हो, इस केस में हमेशा MA, BR और ईटा की वैल्यू ज़्यादा होती है साधारण वाले से। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी यांत्रिक लाभ, वेगानुपात और दक्षता ये सभी व्यासांतरी पहिए और धुरे के अधिक होते हैं साधारण पहिए और धुरे की तुलना में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, घिरनियों के तृतीय निकाय में 4 घिरनियाँ हैं। कितनी घिरनी है? 4 घिरनी है तृतीय निकाय में। आपको BR पूछा है, BR यहाँ पर जो बल और प्रयास के मान दिए हों उसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपको जो दिया है सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखना है। ये ना सोचें यहाँ बल और बाहर दे रखे हैं आपको इनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं, जो पूछा है सिर्फ उसका यूज करना है। यहाँ में घिरनियों का तीसरा निकाय दिया है, ठीक है। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली दे रखा है। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के लिए BR का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहली पुली के लिए होता है BR का फॉर्मूला 2 की पावर n, दूसरे के लिए n होता है और तीसरे के लिए होता है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर n होता है कुल घिरनियों की संख्या, n यहाँ पर क्या होता है? कुल घिरनियों की संख्या। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 रख देंगे, माइनस में 1 कर दो, ठीक है। तो 2 की घात 4 का मान कितना होता है? 16 होता है। 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सभी को समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन ए वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक द अपर ब्लॉक हैज़ 2 पुली, यानी ऊपर वाले ब्लॉक में कितनी? 2 पुली हैं। एंड नीचे वाले ब्लॉक में कितनी पुली हैं? आगे लिखा है क्या? डायमीटर दे रखा है इसका 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखा है फिर ए लोड ऑफ 100 न्यूटन इज लिफ्टेड बाई एन इफर्ट ऑफ 20 न्यूटन बाई दिस मशीन, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ दिस मशीन। आपको केवल वेलोसिटी रेशियो बताना है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो बताना है किसका? बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी का बताना है आपको वेगानुपात। हम सभी जानते हैं वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी में जो BR का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वह क्या होता है? ऊपर लेते हैं पहिए के व्यास का 2 गुना, यानी कैपिटल D लेते हैं उसका 2 गुना करते हैं, नीचे लेते हैं दोनों पहिए के व्यास का अंतर कैपिटल D माइनस स्मॉल d। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पहिए का व्यास कितना है? 25 सेंटीमीटर है, 25 का 2 गुना करेंगे ऊपर हो गया 50, अपॉन में नीचे दोनों व्यास का अंतर लेते हैं, 25 और 20 का अंतर आ गया 5, और जब आप 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 10 आ जाएगा, 10। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ आया? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा आपको स्लाइड में समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी बिकॉज स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो प्लीज़ करके आप थोड़ा ध्यान से समझें। रिवीजन है, मशीन के क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वैसे ही क्वेश्चन सेम आपके यहाँ पर बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जस्ट उसके लिए तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, PDF भी आपको मिलेगा विद आंसर, उससे भी आप प्रैक्टिस कर लें। एक बार बस आप देख लें कैसे कैसे क्वेश्चन के आंसर निकल के आ रहे हैं, जिससे आपको रिविजन टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन है हमारा, एक उत्थापक मशीन में 5 किलो न्यूटन के भार को 200 mm तक 0.1 किलो न्यूटन के प्रयास द्वारा 15 मीटर चलाकर उठाया जाता है। तो मशीन का यांत्रिक लाभ बताना है और वेग अनुपात बताना है। 2 चीज़ पूछी है, MA पूछा है और BR पूछा है। तो पहले हमसे MA पूछा, तो पहले MA निकाल लो। MA का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, कैपिटल W अपॉन P होता है, ठीक है। W मतलब उठाया गया भार, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 5 किलो न्यूटन। कितना दिया है? 5 किलो न्यूटन दिया है। अपॉन में लगाया गया प्रयास कितना दे रखा है? लगाया गया प्रयास आपको 0.1 किलो न्यूटन दिया, 0.1 किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन तो कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? 5/0.1 बचेगा। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे दोस्तों, तो ऊपर आपका 1 0 लग जाएगा पॉइंट को हटाने पर, तो ऊपर हो जाएगा 50। कितना? 50/1 मतलब 50 हो गया। तो MA की वैल्यू तो 50 आ गई। MA की वैल्यू 50 देखो कौन से ऑप्शन में है? एक तो ऑप्शन A में है, एक ऑप्शन D में है। जो पहले दे रखा है वो MA की वैल्यू होगी, बिकॉज हमसे पहले यांत्रिक लाभ पूछा है। तो ऑप्शन A या D में से कोई सा एक हमारा करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा ये बताएगा हमें वेगानुपात BR। BR का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है? प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास ने यहाँ पर कितनी दूरी चली है? 15 मीटर चली है प्रयास ने दूरी, तो 15 मीटर लिख देंगे। यहाँ पर भार द्वारा चली गई दूरी MM में है, तो इसको MM में चेंज करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है।
अपॉन में भार द्वारा चली गई दूरी कितनी थी आपकी 200 mm है, 200 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, बचा कितना 150/2 बचा, 150/2 75 होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। सभी को समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा 60% दक्षता वाली एक भार उठाने वाली मशीन में 6 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए 200 न्यूटन के प्रयास की आवश्यकता होती है, बी आर बताइए। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है, कैपिटल पी की वैल्यू दे रखी है और ईटा की वैल्यू दे रखी है और बी आर हमसे पूछा गया है। तो ईटा का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। छोटा कर रहा हूँ क्वेश्चन को ताकि हम सॉल्व कर सकें अच्छे से, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ईटा दिया, तो ईटा का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, एम ए अपॉन बी आर होता है। तो एम ए की जगह पर मैं डब्ल्यू अपॉन पी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू अपॉन पी इंटू में बी आर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बी आर। तो बी आर को आप इस साइड ले आओ, वी आर आप इस साइड ले आएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन नीचे पी है और जहाँ पर बी आर था वहाँ पर क्या आ जाएगा, ईटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईटा। अब सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जो आपका कैपिटल डब्ल्यू है वो कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 6 किलो न्यूटन दिया है। तो 6 किलो न्यूटन का मतलब 6000 न्यूटन हो जाएगा, 6000 रख दिया ऊपर कैपिटल डब्ल्यू की जगह पे। अपॉन में पी की वैल्यू कितनी दी है, पी आपको 200 न्यूटन दिया, यहाँ 200 रख दिया, ठीक है। दोनों हमने न्यूटन में चेंज करके रखे हैं। आपको ईटा का मान कितना है, 60% है। यहाँ परसेंट को लिखेंगे बिना परसेंट के, क्योंकि हमने फॉर्मूले में 100 से गुणा नहीं कर रखी। तो 60% का मतलब 0.6 हो जाएगा, 0.6, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी, ऊपर बढ़ जाएगी एक जीरो, ठीक है। तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऊपर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60,000 जब पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए काट लीजिए, ऊपर तो हो गया कितना 60,000 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो गया आपका, नीचे हो गया 6 का गुणा कर दो, 2 में 6 दूनी 1200, नीचे हो गया 1200, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, ठीक है। ऊपर बचा आपका 600 अपॉन 12, 12 से काट दीजिए, 12 में 5 60, 50 आ गया, कितना 50 आ गया, ये 50 समझ आ रहा है, 50 आपका राइट आंसर हो गया। कर लेंगे आप इजीली सॉल्व, उम्मीद है कर लेंगे, न्यूमेरिकल था छोटा सा, आप करेंगे इजीली इस कॉपी पे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर वेक्टर क्वांटिटी। अब न्यूमेरिकल नहीं है, अब आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इजीली समझ सकते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। इनमें से बताना है आपको कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है। हम जानते हैं विस्थापन भी हमारा सदिश राशि होता है, वेग भी, त्वरण भी, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सभी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि वेग की इकाई बतानी है, एम के एस यूनिट बतानी है वेग की। हम सभी जानते हैं जो हमारा वेग होता है, वेग वो विस्थापन की समय दर को हम वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं, विस्थापन अपॉन टाइम। विस्थापन अपॉन टाइम, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर में होता है, टाइम हमारा सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड हमारा वेग का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो जल्दी जल्दी कवर होंगे। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, स्टैंडर्ड है, याद करना है आपको, 10⁻7 अर्ग होते हैं 1 जूल में। और जूल आपका कार्य का मात्रक होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। एंड CGS यूनिट आपकी अर्ग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है क्या, 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो कितने के बराबर होता है। तो आपको मैंने बताया था 1 kg 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। क्लियर हुआ ना, जी का जो मान होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूटन में चेंज करने के लिए, इसलिए हमारा जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो 9.81 न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना W बराबर mg, ठीक है। मास केजी में होता है आपका, तो केजी को न्यूटन में चेंज करने के लिए हम जी के मान से गुणा करते हैं और जी का मान 9.81 होता है, तो 9.81 न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी आपकी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। इसमें केवल ऊर्जा ही आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, और कार्य हमारा अदिश राशि होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इन SI यूनिट्स इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी दाब को SI मात्रक में खाली जगह के रूप में व्यक्त किया जाता है। दाब क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ठीक है, बल बट्टे क्षेत्रफल। बल आपका न्यूटन में होता है SI मात्रक, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, n RPM पर घूर्णन करते हुए किसी पिंड का कोणीय वेग बताना है, कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग ओमेगा को कहते हैं हम, ओमेगा, और ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो 2πn/60 होता है, क्योंकि रेडियन पर सेकंड में बताया है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए नीचे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर n हमारा राउंड पर मिनट में दे रखा था, RPM मतलब राउंड पर मिनट,
मिनट को सेकंड में चेंज किया तो नीचे 60 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए 2πn/60 आपके ओमेगा का फॉर्मूला होता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास कहते हैं एम को, वेलोसिटी कहते हैं वी को। एम और बी का जो गुणनफल होता है क्या होता है, वो समवेग होता है, जिसे हम स्मॉल पी से दर्शाते हैं। क्या होता है, मोमेंटम होता है, P = mb। समझ आ रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु साम्यावस्था में कहलाती है यदि। आपकी वस्तु इक्विलिब्रियम में कब होगी दोस्तों, ऑप्शन ए है यदि क्षैतिज गति करती हो, ऑप्शन बी है यदि ऊर्ध्वाधर गति करती हो, ऑप्शन सी है यह गुरुत्व केंद्र के प्रत्यय घूर्णन करता हो। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी बॉडी तभी आपकी इक्विलिब्रियम में होगी जब वो कोई भी मोशन ही नहीं करेगी, वो चलेगी ही नहीं, रेस्ट में रहेगी, तभी वह इक्विलिब्रियम में होगी। और यहाँ पर तीनों ऑप्शन में दे रखा है गति कर रही है आपकी जो बॉडी है, ठीक है। कभी वर्टिकल चल रही है, किसी में हॉरिजॉन्टल चल रही है, किसी में रोटेशन मोशन कर रही है, तो आपके तीनों ही ऑप्शन गलत है ये। डेट मीन्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। रेस्ट में होती है बॉडी इक्विलिब्रियम के केस में, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, बाट जो होता है, बाट कह रहा है बाट को ऐसा ही मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। बाट आप सभी जानते हैं किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, यानी कि पावर का। पावर क्या होता है हमारा, पावर जो होता है दोस्तों, शक्ति जो होता है P = आपका W/T होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा जूल में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूल पर सेकंड। समझ आया सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि आपका यहाँ पर क्या नहीं है ये बताना है, ठीक है। आयतन भी अदिश होता है, द्रव्यमान भी अदिश, लंबाई। बल आपका सदिश राशि होता है, क्योंकि बल किसी एक निश्चित दिशा में लगता है और जिसमें डायरेक्शन आ जाए वह आपका सदिश राशि हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, जस्ट अभी ऊपर ही देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 201 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ हमें अभी। आगे क्वेश्चन हमारा, जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक होता है, कोई भी बच्चा बता देगा आराम से इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके फिजिक्स वाले भी इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन मैकेनिक्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स हमारा साइंस की एक ब्रांच है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना आपके फिजिक्स वाले, वह केवल मोशन वाले क्वेश्चन डाले गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो बल के द्वारा वह गति में आ जाती है। इसीलिए हमारे सिलेबस में बल है चैप्टर में, यानी सिलेबस में है फोर्स, तो फोर्स के कारण गति आएगी, तो कुछ क्वेश्चन गति के भी पूछ सकता है। और दूसरा हमारा मूवमेंट भी है सिलेबस में, और मूवमेंट के कारण भी वस्तु आपकी घूर्णन गति करने लगती है, घूमने लगती है। तो मैंने यहाँ पर रोटेशन मोशन के भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं, तो आपका लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ करा दिया है, जिससे एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, 50 आउट ऑफ 50 हम कवर कर सकें। अगला क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर, देखिए वेग परिवर्तन की दर दोस्तों हमारी त्वरण कहलाती है। अब यहाँ पर कोणीय वेग परिवर्तन की दर है तो कोणीय त्वरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कोणीय त्वरण। मैं यहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या आपने पढ़ा है, क्या विस्थापन हमारा थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। अगर हम कोणीय विस्थापन की दर देखें, दर मतलब रेट, यानी टाइम से डिवाइड कर दें, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी, वेग, यानी विस्थापन के परिवर्तन को वेग कहते हैं, तो कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग ओमेगा कह देंगे। समझ आ रहा है इतना। अब अगर मैं ओमेगा का भी रेट ले लूँ, यानी ओमेगा की दर ले लूँ, ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, d/dt, तो वेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और कोणीय त्वरण हमारा अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर d/dt हो जाता है, इसीलिए कोणीय वेग परिवर्तन की दर हमारा कोणीय त्वरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे कहता क्या, कोणीय विस्थापन की दर, तो आप बोलते कोणीय वेग, और कोणीय वेग की दर तो कोणीय त्वरण। समझ आया ना सभी को, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, पिंड के कोणीय खाली जगह के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। अभी जस्ट ऊपर ही बताया, क्या कोणीय वेग जो होता है ओमेगा, वो किसके परिवर्तन की दर होती है, वो dθ/dt होता है, यानी कोणीय विस्थापन की दर को कहते हैं, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन में विस्थापन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। dθ/dt को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, थीटा यहाँ पर विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक निकाय अर्थात पिंड का भार वह बल है जो एक केंद्र की ओर आकर्षित होता है। तो दोस्तों किसी भी बॉडी का जो भार होता है वो किसके केंद्र की ओर आकर्षित होता है,
तो वो पृथ्वी अगर कहीं पे हो अर्थ के सेंटर की ओर आकर्षित होता है, पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिंड को 20 किलो न्यूटन के बल से और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमसे पूछा है दोस्तों शक्ति। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इसको ताकि हम सॉल्व कर सकें इजीली, ठीक है। यस, इतने पर समझते हैं। यहाँ हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया पावर यानी शक्ति पूछा है, लेकिन हमें दे क्या रखा है, बल का मान दिया है और हमें वेग की वैल्यू दे रखी है, वेग वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। हम जानते हैं जो पावर होता है दोस्तों हमारा P बराबर वो कार्य अपॉन में समय होता है, टाइम, ठीक है। और हम जानते हैं कार्य क्या आपका, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। नीचे क्या आपका टाइम है, तो हमारा पता है विस्थापन अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, F गुणा में डी अपॉन डी टी को V लिख देंगे, तो आप F इंटू बी कर देंगे, F इंटू बी क्या कर देंगे, F इंटू बी। तो आपको F और B की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमारा एक फॉर्मूला P बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू बी हो जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, समझ गए आप। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, P बराबर निकालने के लिए हम यहाँ से F इंटू बी कर देंगे, F इंटू बी। F की वैल्यू कितनी दी है आपको, 20 किलो न्यूटन दी है। इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है। और इंटू में वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है मीटर पर सेकंड में। किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 20, 2 दूनी 4 हो गया। 4 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी आपकी, 4 के पीछे 4 और 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 जीरो। ये न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, जिसको हम वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम वाट कहते हैं, वाट। तो ये 5 लाख वाट है और ऑप्शन दे रखे हैं आपको किलो वाट में। जब भी किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 जीरो काट दो इसमें से, तो आपका 400 किलो वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 किलो वाट। सभी को समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेंशन ऑफ द पावर। पावर मतलब कहते हैं शक्ति को। शक्ति की विमा क्या होती है आपको बताना है। शक्ति हम सब जानते हैं क्या होता है, W अपॉन T यानी वर्क अपॉन टाइम होता है। अगर आपको कार्य की विमा पता है तो बहुत अच्छी बात है। कार्य की विमा ml2 और T-2 होता है, ठीक है। और नीचे हमारा टाइम है, टाइम का T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम का हमारा T हो जाएगा। तो जब आप इसको T से डिवाइड कर देंगे, T से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा T आपका। तो ऊपर जाकर T क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा ऊपर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ml2 और T की पावर माइनस में 3 हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, माइनस में 3। तो आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में लिखा है ml2 T-3, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में। समझ आया सभी को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी भी बल का जो पिंड पे प्रभाव होता है वो किस पे निर्भर करेगा। बल का प्रभाव किस पे निर्भर करता है, बल की दिशा पर, परिमाण पर, स्थिति पर या सभी पर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बल एक सदिश राशि है, तो इसका दिशा का प्रभाव भी पड़ता है बॉडी पर, इसके मैग्नीट्यूड का प्रभाव भी पड़ेगा और इसकी पोजीशन का प्रभाव भी पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक पिंड के विस्थापन परिवर्तन की दर। अभी आपको बताया था, यहाँ विस्थापन दिया, कोणीय शब्द नहीं लिखा है। तो विस्थापन को कहते हैं हम एस, यानी ds अपॉन dt जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो वेलोसिटी के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। क्या हो जाएगा आपका, वेग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है उसको वेग कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। यहाँ बोला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है। बहुत आसान है, सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में। न्यूटन ने पहले नियम में ये बताया था कि अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो ये रुकी ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई आप बाहर से बल ना लगाएं। अगर आप बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। एंड दूसरी बात बताई थी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है मोशन में, जैसे बॉडी है ये आगे को चल रही है, तो ये चलती रहेगी जबकि इस पर बाहर से कोई बल लगा के इसे रोका ना जाएगा। अब आप कहेंगे कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आपने बॉल देखी है, गेंद, क्रिकेट की गेंद कह दो आप या फुटबॉल वॉलीबॉल कह दो, हम उसको फेंक देते हैं तो वो तो रुक जाती है, थोड़ी दूर जाके उस पर कौन सा बाहर से बल लग रहा है, तो उस पर दोस्तों घर्षण बल लगता है बाहर से, वो घर्षण बल के कारण ही रुकती है। तो न्यूटन ने क्या बताया था, यदि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगी, एंड अगर मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई हम बाहर से बल ना लगाएं। तो ये वाला स्टेटमेंट देख लीजिए कौन से ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन ए पढ़िए क्या लिखा है, प्रत्येक पिंड एक सीधी रेखा में निरंतर इसकी विराम अवस्था में या समान गति में बनी रहेगी जब तक कि इस पर
कोई बाह्य बल कार्य ना करे। पहला ये ऑप्शन करेक्ट मिल गया हमें, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये पीडीएफ में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या, संवेग में परिवर्तन की आरोपित, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बल के सीधे समानुपाती होती है। कह रहा है क्या, संवेग हम स्मॉल पी को कहते हैं, तो जो स्मॉल पी होता है वो अपॉन में डी टी, ये सीधे समानुपाती होता है बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात इन्होंने बोली है, बोला है आगे, और उसी दिशा में ये उत्पन्न होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो ये कथन क्या कहता है, तो ये कथन कहता है गति का जो दूसरा नियम है ना न्यूटन का, वो यही होता है। कैसे होता है, ध्यान से सुनना। आपने सबने पढ़ा है क्या, गति का दूसरा नियम जो है न्यूटन का, F बराबर ma होता है, F बराबर ma। ठीक है, इतना आप सभी जानते हैं। अब आपको यहाँ पर संवेग दे रखा है, तो हम जानते हैं कि ये तो m हो गया। जो हमारा a होता है त्वरण, वह क्या होता है दोस्तों, वह होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर, मतलब dv अपॉन dt होता है। क्या होता है, dv अपॉन dt। अब आप इस m की गुणा अंदर b के साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका dmb अपॉन में dt। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी f की वैल्यू है। अब m और b को हम क्या कहते हैं, वेग मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ से f जो आएगा क्या आ जाएगा आपका, इसकी mb की जगह पे p रख दीजिए स्मॉल p, तो dp अपॉन में dt हो जाएगा, ये जो कि f का मान है। तो यही आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, dp अपॉन dt जो है f के सीधे समानुपाती है। तो ये गति के जो दूसरा नियम है न्यूटन का, वह होता है। ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है, क्या होता है, या तो लिखा आएगा आपको F बराबर ma, तब भी गति का दूसरा नियम है, या आप कह देंगे F बराबर क्या, dp अपॉन dt, dp p मतलब यहाँ संवेग है। ठीक है, अपॉन dt, तो ये भी गति का दूसरा ही नियम होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कौन अदिश राशि है। अदिश बताना, तो जो आपकी गति होती है वह अदिश राशि होती है, स्पीड। ठीक है, जबकि वेलोसिटी सदिश राशि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा था हमने, पीछे भी पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कार्य अपॉन समय बताना है आपको। कार्य अपॉन समय आपने पढ़ा है, शक्ति होता है, पावर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ आया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है इसमें, यदि पिंड में निहित पदार्थ को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, तो द्रव्यमान का आपको बताना किस में व्यक्त करते हैं हम द्रव्यमान को। तो आप सभी जानते हैं जो द्रव्यमान होता है, मास होता है। इस मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, केजी होती है। इसीलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, जब हम लिखा खाली जगह निर्दिष्ट करते हैं तब एक बल पूरी तरह से परिभाषित किया जाता है। तो बल किसके द्वारा परिभाषित किया जाएगा, तो बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। जब दोनों चीज़ होगी तो आपका ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें पोजीशन भी होती है इसकी कोई ना कोई, तो इसीलिए आपका ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है क्या, ए लिफ्ट मूव्स इन। आपने लिफ्ट में कोई चढ़ाया, आप लोग मॉल वगैरह में कभी जाते होंगे तो आपने देखा लिफ्ट कैसे मूव करती है। लिफ्ट आपकी हमेशा वर्टिकल और यानी ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर मूव करती है। ऊपर की ओर या नीचे की ओर जो आपका वाई डायरेक्शन होता है, वाई अक्ष की डायरेक्शन, इसको हम वर्टिकल कहते हैं। ऊर्ध्वाधर या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है ना। वो क्षैतिज नहीं चलती, हमेशा ऊपर नीचे चलती है, जिसको हम वर्टिकल डायरेक्शन बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मशीन को आदर्श कहा जाता है यदि इसकी आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है और इसमें MA और BR भी बराबर होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोथ द एबव, यानी उपरोक्त दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर किसके बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं, आपने सबने पढ़ा है क्या, दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा 1 पास्कल के बराबर होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में भी इसे बता चुका था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसका केंद्र गुरुत्व केंद्र होता है, यानी कि ऐसी कौन सी बॉडी होती है जिनका केंद्र ही उनका गुरुत्व केंद्र होता है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, उसका गुरुत्व केंद्र होता है। गोले का केंद्र भी उसका गुरुत्व केंद्र होता है और खोखले गोले का केंद्र भी उसका गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना, जैसे सर्किल है तो सर्किल का सेंटर कहाँ होता है, CG कहाँ होता है, इसका सेंटर पे होता है। अगर कोई गोला है, गोला मतलब जिसकी मोटाई भी हो, तो अगर कोई गोला आपको दिया तो उसका CG कहाँ होता है, उसका CG भी इसके सेंटर पे होता है। कोई खोखला गोला है, उसका CG भी इसके सेंटर पर ही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी आयत के
केंद्रीय अक्ष के प्रत्यय क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण जो होता है वो आधार के प्रत्यय क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण का अनुपात होगा। यानी यहाँ पर आपसे क्या बोला, जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, आयत है, आप सबको मैंने बताया था यहाँ आयत का सेंटर होगा, सेंटर से जो होके अक्ष पास होती है जिसे हम सी बोलते हैं, सी सी। तो मैंने आप सबको बताया था कि आई सी सी जो होता है, इसका आई सी सी सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, बी एच की घात 3/12 होता है। दूसरा मैंने बताया था अगर हम इसके आधार के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें बेस के अबाउट, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आई सी सी का 4 गुना आती है। कितना आती है? 4 गुना। जैसे मैंने इसको नीचे वाली अक्ष को ए बी कह दिया, क्या कह दिया? ए बी। तो मैं आई ए बी निकालूँ तो जो हमारा आई ए बी होता है वो कितना होता है? 4 गुना होता है किसका? आई सी सी का। मगर हमें यहाँ से अनुपात किसका पूछा है? पहले हमें आई सी सी बोला है और बाद में आई ए बी बोला है। ए बी मतलब आधार वाली अक्ष। तो सेंटर अपॉन इसको नीचे लाएंगे, इसको 4 को इधर ले जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। ध्यान रखिएगा, आई सी सी अपॉन में आप आई ए बी निकालेंगे। ए बी से मतलब क्या? जैसे कोई आपका रेक्टेंगल है तो यहाँ पर जो आपका ये वाला आधार, ये सेंटर बन रहा है तो सी सी हो गया, और आधार वाली जो अक्ष है वाली ये ए बी हो गई। तो आई सी सी अपॉन आई ए बी जो आता है आपका 1/4 आता है। ठीक है, 1/4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आधार के अबाउट जो है वो सेंटर के अबाउट का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, आई थिंक याद होगा अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी। तो नहीं भी देखी तो अब यहाँ समझ लो। ठीक है, कि सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और आधार के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो होता है 1/4 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किसी आयत, दोबारा से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान यानी एम मास दे रखा है 1 किलोग्राम और त्वरण दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बल का मान पूछा है। हम सभी जानते हैं F बराबर क्या होता है हमारा? एम ए होता है। एम का मान दे रखा है कितना? 1 kg और त्वरण का मान दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये एम के एस यूनिट होती है बल की। एम के एस यूनिट और एस आई यूनिट दोनों बराबर ही होती हैं, इसीलिए ये वैल्यू आपकी 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बल का एस आई मात्रक न्यूटन होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस बार आपको CGS दे दिया, यानी जो मास है वो तो 1 ग्राम दे रखा है और जो त्वरण है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो जो CGS यूनिट होती है बल्कि वो डाइन होती है। क्या होती है? डाइन। तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 डाइन के बराबर होगा। ठीक है, अगर kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तब न्यूटन के बराबर बोलेंगे, और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो उसे डाइन बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्या कि जो आपका वृत्ताकार पटल है, कोई वृत्ताकार जानते हैं ना सभी, ये न्यूमेरिकल है, छोटा सा आप करके देखिएगा। वृत्ताकार पटल कहते हैं सर्कुलर सेक्शन कोई। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है तो आपको किसी सर्कुलर सेक्शन का क्या बताना है? आपको सर्कुलर सेक्शन का, 1 मिनट में सर्कल ही बना देता हूँ चलो, कि आप किसी भी सर्कुलर सेक्शन का क्या लेते हैं? ये सर्कुलर सेक्शन हो गया। अगर आपको इस सर्कुलर सेक्शन का निकालना हो के की वैल्यू, तो के क्या होता है? आप सभी जानते हैं अंडर रूट में क्या होता है? आई अपॉन में ए होता है। ठीक है, आई अपॉन में ए। आई और ए की वैल्यू आपको मैंने पढ़ाई थी, किसके लिए? सर्किल के लिए। तो सर्किल का जो आई होता है π/64 डी की घात 4 होता है, एरिया π/4 डी की घात 2 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना और डी को रेडियस में चेंज करना, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, खुद से। आपसे नहीं होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या इसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको 0.5 आर आएगा निकाल के इस फॉर्मूले से अगर आप करेंगे तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीजिए, फेवरेट क्वेश्चन आ गया आपका। ये आपको कोई सेक्शन दे रखा है और जो आपकी एडी है, क्या एडी, क्षैतिज अक्ष के अनुदिश एडी से परिकलित चित्र में प्रदर्शित एक पतले एक समान पटल के CG बताना है, गुरुत्व केंद्र की दूरी बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या टी सेक्शन है, लेकिन टी सेक्शन कैसा दे रखा है? यहाँ लिटा के बना रखा है टी सेक्शन को। ठीक है, यस, इस तरह से। तो इसका आपको CG बताना है। यहाँ पर 2 सेक्शन है आपका, एक तो ये वाला सेक्शन हो गया, ये वाला, इसको मान लो सपोज ये पहला सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है। आपको इसका क्या बताना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG निकालना है। 2 काट हैं, अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना वो भी AD, ये जो AD है ना, इस AD से कितनी दूरी पर होगा? इस साइड को, इधर को CG कितनी दूरी पर होगा? तो हमें मतलब x अक्ष वाला निकालना है। डेट मीन्स हमें यहाँ पर x बार निकालना है। क्या निकालना है? x बार। तो x बार का फॉर्मूला आप सभी को पढ़ाया था हमने, क्या होता है दोस्तों? A1 x1 प्लस में A2 x2 अपॉन में A1
प्लस में A2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को हटा करके वैल्यू रखता हूँ डायरेक्ट, उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसके A1 की, कोई सा सेक्शन पहला मान लो, सपोज आपने ये वाला सेक्शन फर्स्ट मान रखा है पहला, तो पहले का एरिया कितना आएगा, 8 दूनी 16 आ गया, गुणा x1 मतलब पहले का सेंटर कितना है, इससे AD से पहले का सेंटर यहाँ पर ये 2 का आधा होगा, पहले का जो सेंटर होगा 1 सेंटीमीटर दूरी पे होगा ये वाला, तो 16 गुणा कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया, ठीक है। A1 प्लस x1 हो गया, प्लस में A2 कितना होगा, दूसरे का एरिया 8 का 1.5 गुना कितना होता है, 12 होता है, 12 हो गया ये, ठीक है। इनटू में x2 मतलब दूसरा वाला सेंटर, ये वाला सेंटर कितना होगा AD से, देखिए 8 का आधा 4, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 4, और 2 इधर का है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो 12 में क्या करेंगे हम 6 से गुणा करेंगे, इतना समझ आ रहा है। अपॉन में A1 प्लस A2 यानी 16 प्लस 12, ये कर दिया हमने क्या, A1 x1 प्लस में A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2, गुणा कर लीजिए, ऊपर तो हो गया 16 प्लस 12 72, 16 और प्लस में 72, और नीचे कितना हो गया, नीचे आपने किया 8 28 हो गया, नीचे 28। अब आपने क्या किया, 16 को और 72 को जोड़ दिया तो आपका 88 आ गया, 88, और नीचे कितना आपका 28 है, ठीक है। इसको आप 4 से काट सकते हैं, 4 से ऊपर काटेंगे तो कितना कट गया 22 बार, और नीचे काटेंगे 4 से तो कट गया 7 बार, तो 22/7 आ गया, कितना आ गया 22/7। इसको हटा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, कितना आया 22/7। और आप सभी जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, स्लाइड में सॉल्व किया है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, अदरवाइज आप इसे खुद से भी निकाल सकते थे। क्लियर हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी पिंड की घूर्णन के कारण गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। हमने पढ़ा है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 12mv² होती है, कब, जब रेखीय गति हो, लेकिन यहाँ पर घूर्णन गति हो रही है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो इस केस में m की जगह तो हम क्या यूज कर लेते हैं हमेशा I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v की जगह पे, वेग की जगह पे हम कोणीय वेग ओमेगा यूज कर लेते हैं, तो I ω² हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1/2 I ω²। समझ आया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऊंचाई h से जमीन पर पहुंचे पिंड का वेग बताना है। मतलब जैसे आपको यहाँ h ऊंचाई से नीचे ज़मीन पर कोई बॉडी गिरती है, यहाँ से ऊपर से ऊंचाई ये h है, ठीक है, तो इसमें वेग जो होगा इसका कितना होता है, √2gh होता है, √2gh होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी इंजन की शक्ति को बिना इकाई के 50 किया गया है, यदि परिमाण m के इस पद्धति में सही हो तो आपको शक्ति की इकाई बतानी है। शक्ति की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, क्या होती है, वाट होती है, ठीक है, या फिर जूल पर सेकंड कह दो या वाट कह दो, क्योंकि शक्ति आपका क्या होता है, कार्य बट्टे समय होता है, कार्य की यूनिट जूल हो गई, बट्टे समय की यूनिट सेकंड हो गई, तो जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को रिमूव कीजिए, बस ज़्यादा नहीं बचे, 10 मिनट और लेंगे आपकी, कवर करते हैं जल्दी से। n चक्कर प्रति मिनट पर घूर्णन करते पिंड का कोणीय वेग ओमेगा का मान 2πn/60 होता है। ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोला है कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं कोणीय त्वरण क्या होता है, हमारा कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है dω/dt, ठीक है। ओमेगा जो होता है हमारा, ओमेगा क्या होता है, वो हमारा होता है ओमेगा dθ/dt, थीटा कहते हैं हम रेडियन को, तो ओमेगा का मात्रक होता है हमारा रेडियन, कोण है ना थीटा, तो रेडियन में होता है, रेडियन पर सेकंड तो ओमेगा होता है। अब ओमेगा की जगह आप रेडियन पर सेकंड करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियन पर सेकंड, और नीचे टाइम से और डिवाइड कर रखा है तो नीचे सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर हो गया ये, मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। त्वरण के लिए अल्फा की वैल्यू, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, अगर आपसे नहीं होता तो मुझे ज़रूर बताएंगे आप कमेंट करके, मैं इसे करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि पॉसिबल नहीं है स्लाइड में हो पाना, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, 2 सेक्शन है कोई भी, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप ध्यान रखेंगे क्या। यहाँ 2 सेक्शन दिए, एक तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दूसरा आपका सेमी सर्कुलर सेक्शन है, अर्धवृत्ताकार काट है। इस संपूर्ण काट में जो आपको छायांकित भाग दे रखा है, इसका केंद्रक बताना है, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक बताएंगे आप तो आपको मतलब इन दोनों का जो पोर्शन है यहाँ कहीं सेंटर आएगा, वो सेंटर आप बता देना कहाँ से, इसके बेस से, यहाँ से कितनी हाइट पर है ये वाला इधर, मतलब हम इसमें क्या निकालेंगे, बाई बार हमें निकालना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, बाई बार का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने बाई बार का फॉर्मूला, A1/1 प्लस में A2/2 अपॉन में A1
प्लस में A2, ये हम सब ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। लेकिन ये कब लगाते हैं, जब दो काट आपस में जुड़ी हों, संयुक्त काट के लिए। बट यहाँ पर सेक्शन काट रखा है, यानी यहाँ से तो काट के आधा वृत्त आपका बाहर निकाल दिया है आयत में से, तो इसीलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला पूरा सेम रहेगा। A1/1 माइनस A2/2 अपॉन A1 माइनस A2। समझ आ रहा है? तो आपको फार्मूला क्या यूज करना है, फार्मूला यहाँ पर आप सभी को यूज करना है A1/1 माइनस, मैं बता दे रहा हूँ आपको, घर से करना है इसको, A2/2 अपॉन में A1 माइनस में A2। ये फार्मूला आपको यूज करना है। A1 A2 और Y1 Y2 की वैल्यू क्या होंगी वो भी लिख लीजिए। A1 आपका जो आएगा, आप मान लो आयत जो है ये वाला, ये एरिया आपका A1 हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों तरफ dd दे रखा है, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी d²। A1 हो जाएगा कितना, d², ठीक है। एंड बात करें A2 की, तो अर्धवृत्त है, अगर संपूर्ण वृत्त होता है तो π/4 होता है, π/4 d², यहाँ π/8 और d² हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। A1 A2 की वैल्यू आ गई। A1 A2 के बाद अब आपको y1 y2 चाहिए, तो y1 आप सभी जानते हैं इसका आयत का जो सेंटर होगा वो dy2 पे होगा, आधी दूरी पे होगा, y1 हो जाएगा आपका dy2। एंड जो आपका y2 होगा, y2 वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल का क्या होता है आपका 4r/3π होता है, क्या 4r/3π किसका होता है, अर्धवृत्त का CG जो होता है, ठीक है। r की जगह अगर आप d के फॉर्म में लिखेंगे इसको, dy2 कर देना, डेट मीन्स आपका 4d अपॉन नीचे हो जाएगा 6π d2। सब की वैल्यू को पुट करना और आप यहाँ पर d के पदों में आंसर ले आना सॉल्व करके। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बस प्लस की जगह माइनस फॉर्मूला आपको यूज करना है, करके देखिएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा करने के बाद सॉल्व, ठीक है। ये मैंने कर रखा है, आप करके देखेंगे तो आपसे हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, आर है, आर रेडियस एंड ओमेगा जो है ये क्या है, गोलाकार पथ पे कोई कोणीय वेग है, ठीक है। तो आपको रेखीय वेग का फॉर्मूला बताना है। रेखीय वेग स्मॉल b होता है, आप सबने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या स्मॉल b बराबर आर ओमेगा होता है, स्मॉल b बराबर आर ओमेगा होता है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। रेखीय वेग बराबर आपका रेडियस इंटू में कोणीय वेग होता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया सभी को? इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, क्या ओमेगा तो आपको दे रखा है वेग और आर दे रखा है त्रिज्या। तो आपसे क्या पूछा है, रेखीय त्वरण पूछा है। रेखीय त्वरण हमारा स्मॉल a होता है, जो कि हमारा किसके बराबर होता है, ये जो होता है दोस्तों ये हमारा होता है, यहाँ पर ये मिस्टेक से ये ओमेगा नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर इसको एल्फा लिखना चाहिए था, एल्फा, कोणीय त्वरण एल्फा, ठीक है, यहाँ एल्फा होना चाहिए था। तो ए बराबर जो हमारा फॉर्मूला आता है दोस्तों वो आर एल्फा के आता है, किसके, आर इंटू एल्फा के बराबर होता है। जैसे बी बराबर होता है हमारा आर इंटू ओमेगा के बराबर, वैसे हमारा ए होता है आर इंटू एल्फा के बराबर, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ए इक्वल टू आर एल्फा कह दो या फिर एल्फा आर कह दो, एक ही मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण जो होता है किस किस के बीच का एंगल होता है, आप सभी को बताया था। यहाँ पर ये कोई बॉडी रखी है, जैसे इस बॉडी को अगर आप इधर खींचते हैं तो इधर को घर्षण काम करेगा इसका, इस साइड को F लगेगा, F, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर जाती है, जिसे हम N या R बोल देंगे। नॉर्मल रिएक्शन को मैंने N बोल दिया सपोज, N, और दोनों का बीच में क्या होता है, रिजल्टेंट R होता है। तो R के और N के बीच का जो एंगल होता है उसको हम घर्षण कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में ये नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या दिया है, जो हमारा घर्षण कोण होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज की यहाँ डेफिनेशन दे रखी थी, तो हमारा यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि एंगल ऑफ रिपोज की परिभाषा है। नत समतल पर जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो घर्षण कोण एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। बाकी नीचे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा सही नहीं दे रखा, पढ़ सकते हैं खुद से, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन, क्या यहाँ पर पिंडों का वह गुण जिसके कारण एक स्थिर पिंड द्वारा गतिमान पिंड की गति का प्रतिरोध करने के लिए एक बल प्रेरित किया जाता है। मतलब जैसे कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी गति कर रही है, गतिमान है ये, तो इसकी गति को रोकने के लिए जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन थी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। कहाँ गया, घर्षण बल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है एकल पिरोए हुए बर्म और बर्म पहिए के लिए पहिए के दांत। यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको स्किप कर देना, ठीक है। अदर क्वेश्चन को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना, सही स्टेटमेंट कौन सा है। इफिशियंसी ईटा आपका आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। दक्षता बराबर क्या होता है आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। बाकी सभी ऑप्शन इसके गलत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस अब ज़्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, 9 मतलब 8-9 क्वेश्चन बचे हैं, कवर हो गए हैं।
क्वेश्चन में लिखा है क्या, अब इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस, तो प्लीज़ करके परेशान ना आप समझ लें। लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कंपोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है दो बलों का, उसका फॉर्मूला क्या होता है परिणामी का, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है। रूट की जगह यहाँ 1/2 पावर लगा दी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पर, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू का परिणामी आपका एक्ट करता है किधर, सेम स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रहा है। सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब ये दो फोर्स हैं कोई भी आपके पी और क्यू, ये सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, यहाँ लिखा भी है सेम डायरेक्शन में लगे हैं पी और क्यू। तो इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, जब सेम डायरेक्शन में कोई दो फोर्स होते हैं तो उस केस में थीटा का मान होता है आपका कितना, 0। थीटा का मान 0 हो गया, कितना हो गया 0। अब आप खुद बताइए अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो आप क्या कीजिए, ऊपर आपके सामने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, यहाँ पर थीटा की जगह पे, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पर 0 रख दो, तो cos 0 का मान होता है 1, कितना होता है, ये हो जाएगा पीछे का पूरा टर्म 1। अगर ये 1 हो गया तो ये वाला फॉर्मूला किसका बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, मतलब 2pq बचा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, मतलब p प्लस क्यू का ये आपका होल स्क्वायर बचा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ऊपर पावर लगी है कितनी 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया आपका, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो p प्लस क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो अगर कोई भी दो बल सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो, किसमें, सेम डायरेक्शन में लगे हो कोई भी दो बल, तो उस केस में p प्लस क्यू होता है आपका r का फॉर्मूला। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे हो, अपोजिट में लगे हो p और q फोर्स, तो उस केस में फॉर्मूला होता है आपका p माइनस क्यू। कौन सा होता है, p माइनस क्यू। समझ पा रहे हैं, ये आपका r का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम, आर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए जो थीटा होता है कितना होता है, 0 एंड 180 होता है। पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें, द रिजल्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेज यानी आर बताना है आपको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई के टर्म में। सिग्मा एफ एक्स मतलब सिग्मा एच भी कह सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सिग्मा एफ वाई मतलब सिग्मा बी आप बोल सकते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो आर होता है वो हमारा अंडर रूट में होता था हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट की जगह पर 1/2 पावर लगा देंगे, तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में लिखा है सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एच का स्क्वायर, रूट नहीं लगा रखा, ऑप्शन डी होगा शायद। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ये रहा, रूट की जगह पे 1/2 पावर लगा दी है। सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस सिग्मा एच का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है। समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ बॉडी मे बी कंसीडर टू एक्ट इज नोन एज, यानी किसी भी बॉडी का यहाँ जहाँ पर होल वेट एक्ट करता है, संपूर्ण वेट जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे लगा दिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ऑप्शन सी, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जिस पॉइंट पर किसी भी बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई एक कोन है, क्या शंकु है, तो आपको बताया था शंकु के केस में जो इसका सी जी होता है वो बेस से कितनी दूरी पर होता है, कितनी दूरी पर होता है दोस्तों, बेस से h/4 पे, कितनी पर, h/4 पे होता है वाई बार की वैल्यू h/4 किसी भी शंकु के केस में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एसआई यूनिट ऑफ वर्क यानी कार्य की एसआई यूनिट क्या है, जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है। समझ आया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सीजीएस यूनिट बतानी है आपको बल की, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है और एमकेएस यूनिट आपकी न्यूटन होती है या एसआई यूनिट। समझ आया। तो डाइन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। कोई एक बॉडी दे रखी है, इस बॉडी में क्या है, एक पुली है और पुली पर होकर एक रस्सी लटकी हुई है, रस्सी में 2 अलग अलग वेट लटका रखे हैं, 50 kg का और 75 kg का। तो आपको टी बताना कितना होगा। हम सब ने संतुलन की अवस्था पढ़ी है, क्या होती है, ऊपर की ओर लगने वाले बल कौन कौन से हैं, टी प्लस टी बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल 50 और प्लस में 75, 50 प्लस में 75, ठीक है। तो ऊपर की ओर हो गया 2t हो गया बराबर 50 और 75 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 125 हो गया। इस 2 को इधर ले आएंगे तो t बराबर आ जाएगा 125 का आधा, जो कि 62.5 होगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 62.5। देख लो ऑप्शन में कौन सा है 62.5 के समथिंग वाला, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, हमें फोर्स और एनर्जी की यूनिट बतानी है, क्या होगी। फोर्स जानते हैं ना, फोर्स मतलब बल
और एनर्जी मतलब ऊर्जा, बल और ऊर्जा का आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। बल का होता है न्यूटन, ऊर्जा का होता है जूल। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आसान सा क्वेश्चन था। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। सभी को समझ आया? और ये है आपका लास्ट, सेकंड लास्ट, यस एक और होगा, ये हो गया जूल। जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। ये ऑप्शन डी गलत है, यहाँ पर एनर्जी की जगह नन ऑफ दीज लिख लीजिएगा। क्या? नन ऑफ दीज। मैंने पीडीएफ में इसको सही कर दिया है, जो आपको पीडीएफ दिया है उसमें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द यूनिट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की MKS यूनिट बतानी है। मूवमेंट आपका फोर्स, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है आपका m बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट ग्राम उसमें केजी में ले लेना आप, और डिस्टेंस मीटर में, तो केजी इंटू मीटर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। सभी को समझ आया? तो आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 254 क्वेश्चन कितने टाइम में कवर हो गए दोस्तों? तो आपका लगभग 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, 2-4 मिनट ज़्यादा। तो ये 100 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको लगभग 1 घंटे में सभी क्वेश्चंस कवर करा दिए। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखी थी, जिससे आपका टाइम बच सके, क्योंकि रिवीजन सेशन है, इसमें टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। तो ये 100 क्वेश्चंस भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। इसके अलावा सभी क्वेश्चंस 1 से लेकर 250 जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस का PDF जीटेक पॉली के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। उससे आप रिवीजन कर लेंगे। सिर्फ एक बार वीडियो देखनी है, बार बार अभी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि आपका एग्जाम है अभी, ठीक है। एग्जाम के बाद जब आप जेई वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, तो स्टेट जेई में मैकेनिक्स आता है, तब दोबारा से आप भले ही पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिवीजन आप PDF की हेल्प से ही करें। क्लियर? तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। अभी से आपके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।